वेलकम टू द मयूर क्लासेस। आज हम हिस्ट्री स्टार्ट करने वाले हैं। मैं तमिलनाडु बोर्ड की हिस्ट्री की बुक्स उठा रही हूँ, वो भी 11th एंड 12th क्लास की, जो हमारे लिए हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। पहले इसमें चैप्टर्स के नाम देख लेते हैं। पहला है चैप्टर का नाम इंडिया जियोग्राफिकल फीचर्स एंड देयर इम्पैक्ट ऑन हिस्ट्री के बारे में। फिर सेकंड चैप्टर है प्री हिस्टोरिक इंडिया एंड द हड़प्पन कल्चर के बारे में। तीसरा चैप्टर है वैदिक कल्चर के बारे में। फोर्थ चैप्टर है जैनिज्म एंड बुद्धिज्म के बारे में। फिफ्थ चैप्टर है राइज ऑफ मगध एंड अलेक्जेंडर्स इन्वेजन के बारे में। सिक्स चैप्टर जो हमें है वो है द मौर्यन एम्पायर के बारे में। सेवेंथ चैप्टर है पोस्ट मौर्यन इंडिया के बारे में। एट्थ चैप्टर है संगम एज के बारे में, गुप्ता एम्पायर के बारे में। 10th चैप्टर है हर्षवर्धना के बारे में। 11th चैप्टर है साउथ इंडियन किंगडम्स के बारे में, पल्लवास के बारे में। फिर साउथ इंडियन किंगडम्स सेकंड जो है चालुक्यस एंड राष्ट्रकूटारास के बारे में। 13th चैप्टर है इंपीरियल चोलास के बारे में। 14th चैप्टर है द स्प्रेड ऑफ इंडियन कल्चर इन अदर एशियन कंट्रीज के बारे में। 15th है अर्ली मेडिवल इंडिया के बारे में। 16th है दिल्ली सुल्तानेट के बारे में। 17th चैप्टर में हम पढ़ेंगे इंडिया अंडर द दिल्ली सुल्तानेट के बारे में। फिर 18th है भक्ति मूवमेंट इन मेडिवल इंडिया। 19th इज विजयनगर एंड बहमनी किंगडम। 20th is the Mughal Empire. 21 India under Mughals. 22 the Marathas. 23 the coming of Europeans. ये chapters हैं हमारे। अब let's get started with the first chapter, India, its geographical features and their impact on history. इसमें हम पढ़ने क्या क्या वाले हैं, ठीक है। हम इसमें क्या क्या चीजें पढ़ेंगे। पहला तो जियोग्राफिकल फीचर्स के बारे में, दूसरा हिमालयन माउंटेन्स और उनके इम्पैक्ट के बारे में, तीसरा गैंजेटिक प्लेन्स और उसके रोल के बारे में, साउदर्न पेनिनसुला एंड इट्स इफेक्ट ऑन साउदर्न इंडियन हिस्ट्री उसके बारे में, फिफ्थ चैप्टर इंडियाज यूनिटी इन डाइवर्सिटी के बारे में। मैं इसमें एक एक लाइन रीड करके आपको एक एक पैराग्राफ रीड करके समझाऊंगी, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जिनको हिस्ट्री बहुत बोरिंग लगती है, उनको पढ़ने में मज़ा ही नहीं आता है, बट उनको पढ़नी भी है क्योंकि वो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं या कुछ उन्हें 11th 12th में ले ली है। तो प्लीज़ आप पढ़िए इसे, देखिए मैं एक एक लाइन पढ़ूंगी, समझाऊंगी, और मेरा मोटिव यही है कि सबको कंसेप्ट क्लियर हो, ठीक है। और मैं ट्राई करूंगी कि एक दिन में एक चैप्टर कंप्लीट हो। अगर एक दिन में एक चैप्टर कंप्लीट नहीं हो रहा है तो उससे ज़्यादा से ज़्यादा स्ट्रेच 2 पार्ट्स में हम करेंगे, और अगर कुछ ज़्यादा ही लेंथी है तो वो 3 या 4 पार्ट्स में भी जा सकता है। स्टार्ट करें। इट इज जनरली सेड दैट हिस्ट्री हैज 2 eyes। हमेशा कहा जाता है हिस्ट्री की 2 आंखें, वन इज क्रोनोलॉजिकल एंड द अदर इज जियोग्राफी। दूसरी कौन सी है? जियोग्राफी। इन अदर वर्ड्स टाइम एंड स्पेस आर सिग्निफिकेंट फैक्टर्स इन डिटरमाइनिंग द हिस्टोरिकल प्रोसेस। In particular, a country's geography largely determines its historical events. अब जो है ये क्रोनोलॉजी जो भी है इंडिया की, मतलब 2 पार्ट्स में हिस्ट्री को देखा जाता है। एक तो क्रोनोलॉजिकली जो चीज़ें चल रही हैं, एक है जियोग्राफी के कॉन्टेक्स्ट में देखा जाता है। अब जो सिग्निफिकेंट फीचर प्रोसेस है, पहले तो जियोग्राफिकली हम लार्जली देखते हैं कि अच्छा यहाँ पे ये कंडीशन थी तो ये चीज़ें हुई। हिस्ट्री समझने का सब्जेक्ट है, रट्टा मारने का नहीं है। जितना आप हिस्ट्री को समझोगे उतनी ही आपको हिस्ट्री आएगी। जैसे फॉर एन एग्जांपल हमारी रामायण है और महाभारत है, हम समझते हैं क्यों हुई थी वो चीज़ें, तो ही हमें वो आज तक हमारे दिमाग में चीज़ें रिटेन है। हम आधी रात को नींद में भी हमें पता होता है पांडव कौन थे, कौरव कौन थे, रावण कौन था, राम जी कौन थे, सीता माता कौन थी, हनुमान जी कौन थे, जटायु कौन था। हर एक चीज के बारे में हमें पता है। क्यों? क्योंकि हमने उस चीज को समझा है। तो हिस्ट्री रट्टा मारने की चीज तो पहली बात बिल्कुल भी नहीं है। दूसरा, हिस्ट्री समझने की चीज है। तो
हम समझ के करेंगे, इसलिए मैं एक-एक लाइन रीड आउट कर रही हूँ क्योंकि लोगों को नहीं पसंद आती हिस्ट्री। The Indian subcontinent is a well-defined geographical unit. It may be divided into three main regions: the Himalayan, Indo-Gangetic Plains, and the Southern Peninsula. There are five countries in the subcontinent: India, Pakistan, Bangladesh, Nepal, and Bhutan. India is the largest among them and it comprises 28 states and 8 union territories है. ठीक है, इंडिया की कितनी 28 स्टेट्स एंड 20 सॉरी 8 स्टेट्स एंड 8 यूनियन टेरिटरीज हैं. ये पुरानी बुक है इसीलिए ऐसी है. मैं लिख देती हूँ यहाँ पे. ये इधर आ गया. 6 की जगह 8 है. ठीक है, 8 यूनियन टेरिटरीज. According to 20, according to 2001 census, the population of India is over 100 crore. आज तो बहुत ज्यादा है. अब जो जोग्राफिकली जो हमारा यूनिट है ना, वो 3 मेजर पार्ट्स में डिवाइड हो रहा है. एक तो ये हिमालयन माउंटेन्स में, एक इंडोजेनेटिक प्लेन्स क्या है, उसकी इम्पोर्टेंस क्या है, फिर है थर्ड साउदर्न पेनिनसुला के बारे में. अब इंडिया जो सब कॉन्टिनेंट है, जो ये हमारा कॉन्टिनेंट है एशिया, जो एशिया के अंदर इंडियन सब कॉन्टिनेंट है, इसकी जो 5 कंट्रीज हैं, सब कॉन्टिनेंट की कंट्रीज हैं, इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान. इन सब में, इन 5 कंट्री में इंडिया सबसे बड़ा है. तो उनकी स्टेट्स कितनी होगी? 28 स्टेट्स एंड 8 यूनियन टेरिटरीज होगी. According to the 2001 census, the population of India is over 100 crore. 2001 के सेंसस के हिसाब से इंडिया की पॉपुलेशन कितनी थी? 100 करोड़. आज कितनी है? कमेंट सेक्शन में बताना. आई होप पता होगा सबको कि आज कितनी पॉपुलेशन है. ठीक है. As of the Himalayan mountains. The Himalayan mountains are situated on the north of India. Himalayan mountains कहाँ पे situated है? North of India के. Starting from the Pamir in the extreme northwest of India, the might Himalayan range extends towards northeast. और अभी जो हमारे नॉर्थ इंडिया में कहाँ से स्टार्ट हो रहे हैं? पामीर से. कहाँ पे? नॉर्थ वेस्ट ऑफ इंडिया के. और इसकी रेंज जो हिमालयन रेंज है वो कहाँ पे एक्सटेंड हो रही है? नॉर्थ ईस्ट साइड में. नॉर्थ वेस्ट से लेके नॉर्थ ईस्ट तक. इसकी लेंथ कितनी है? 2560 किलोमीटर. कितनी लेंथ है? 2560 किलोमीटर. विद एन एवरेज ब्रेड्थ ऑफ 240 टू 30 किलोमीटर. एवरेज ब्रेड्थ कितनी है? 240 टू 320 kilometer. The highest peak of the Himalayas is known as Mount Everest with its height 8,869 मीटर. अब जो हाईएस्ट पीक है हिमालयस की वो कौन सी है? माउंट एवरेस्ट. और इसकी हाइट कितनी है? 8,869 meters. It acts as a natural wall and protects the country against the cold Arctic winds blowing from Siberia through Central Asia. जो ये एक्ट है, ये क्या वॉल जो है, ये क्या एक्ट करती है? जो हिमालयंस है वो क्या एक्ट करते हैं? नेचुरल वॉल का काम करते हैं. अगर आर्टिक साइड से हमारे यहाँ ये वॉल ना हो, माउंटेन्स की वॉल ना हो, तो साइबेरियन कोल्ड विंड्स आएंगी. उससे क्या होगा? हमारा जो इंडिया वो बिल्कुल फ्रीज हो जाएगा. पता नहीं कितने -डिग्री टेम्परेचर में हम चले जाएंगे. दिस कीप्स द क्लाइमेट ऑफ नॉर्दर्न इंडिया फेयरली वार्म थ्रू आउट द एयर. थोड़ी सी गर्माइश रहती है, नहीं तो क्या हो जाएंगे? हम फ्रीज हो जाएंगे अगर ये हिमालय ही नहीं होगा तो. बर्फीली हवाएं आएगी. साइबेरिया बहुत ठंडा एरिया है. The Himalayan region is mostly inhospitable in winter and the generally covered with snow. अब हिमालयन रीजन जो है वो क्या है?
विंटर्स के लिए अच्छा नहीं है क्योंकि पूरा कवर रहता है स्नो से। जैसे लद्दाख में बर्फ पड़ती है, द्रास में पड़ती है, श्रीनगर में पड़ती है, हिमाचल में पड़ती है, तो ये हिमालयन रीजन से तो है। इट वॉज कंसिडर for a long time that the Himalayas stood as a natural barrier to protect India against invasions. But the passes in the northwest mountains, such as the Khyber, Bolan, Kurmam, Golam, provided easy routes between India and Central Asia. अब इंडिया को कौन कौन से रूट्स जो है वो कनेक्ट कर रहे हैं? एक तो खैबर है, एक बोलम है, फिर खुर्रम है, गोलम है। ये ना कनेक्ट करते हैं इंडिया को किसके साथ? साउदर्न सेंट्रल एशिया के साथ। अब जो हिमालयस है ना, ये वॉल का काम तो कर ही रहे हैं, हमें क्लाइमेटिक कंडीशन से तो बचा ही रहे हैं। बट ये जो हिमालयस है, ये एक और काम करे, इन्वेजन्स को आने से रोक रहे हैं। बट सेंट्रल एशिया किससे कनेक्ट है? इन पासेस से कनेक्ट है, खैबर, बोलन, खुर्रम एंड गोलम। These passes are situated in the Hind Kush, Suleiman and the खातियार रेंजेस में है। अब ये कहाँ पे सिचुएटेड है? हिंद कुश, सुलेमान एंड खेतियार रेंज। कहाँ कहाँ से रेंज में कौन कौन सी है? हिंद कुश, सुलेमान, खेतियार रेंजेस में। फ्रॉम प्री हिस्टोरिक टाइम्स देयर वाज ए कॉन्टिन्यूअस फ्लो ऑफ ट्रैफिक थ्रू दीज पासेस। इससे क्या होगा? प्री हिस्टोरिक टाइम में कॉन्टिन्यूअस फ्लो ऑफ ट्रैफिक होगा, ठीक है, मतलब एकदम से ट्रैफिक आएगा। Many people came to India through these passes as invaders and immigrants. अब बहुत सारे जो इंडिया के लोग हैं वो इन पासेस के थ्रू ना, इंडिया के तो लोग बाहर जाते ही नहीं थे, इंडिया में लोग आते थे। बहुत सारे माइग्रेंट्स आ जाते थे, इमिग्रेंट्स आ जाते थे, इन्वेडर्स आ जाते थे। द इंडो ग्रीन्स ग्रीक्स, Parithans, Shakhas, Kushanas, Hunas, Truks entered India through these passes. अब ये इंडियन आर्यंस है, ग्रीक्स हैं, परिथानियंस हैं, शाखास हैं, कुशानास हैं, हुनास हैं, ट्रक्स हैं, ये इन पासेस के थ्रू अंदर आते थे, अंदर आए थे। द स्वात वैली इन दिस रीजन फॉर्म्ड अनदर इम्पोर्टेंट रूट। स्वात वैली जो है ये भी एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है इस रीजन में। Alexander and Macedon came to India through this route. Alexander of Macedon, Alexander मैसिडोनिया का कहाँ से आया था? इसी रूट से आया था। Apart from invading armies, missionaries, merchants came to India through these routes. इनकी आर्मीज भी आती थी। मिशनरीज कौन होते हैं? जो आपका धर्म परिवर्तन करवाते हैं, वो मर्चेंट्स, व्यापारी लोग आते थे, बिजनेस मैन आते थे। देयरफॉर दीज पासेस इन द नॉर्थवर्ड माउंटेन्स फैसिलिटेट ट्रेड एज वेल एज कल्चरल कॉन्टैक्ट्स बिटवीन इंडिया एंड द सेंट्रल एशिया। ये क्या बनाते हैं? कॉन्टैक्ट बनाते हैं। ये पासेस कॉन्टैक्ट बनाते हैं किसके बीच में? इंडिया और सेंट्रल एशिया के बीच में। इन द नॉर्थ ऑफ कश्मीर इन काराकोरम रेंज, जो ये नॉर्थ है काराकोरम रेंज में, नॉर्थ का जो कश्मीर है काराकोरम रेंज में, ये सेकंड पीक है वर्ल्ड की, हाईएस्ट पीक है। द सेकंड हाईएस्ट पीक किसकी है? वर्ल्ड की। माउंट गोदानी ऑस्टिन इज सिचुएटेड हियर। कौन सा माउंट है? माउंट गॉडविन ऑस्टिन। कौन सा माउंट है? माउंट गॉडविन ऑस्टिन। This part of the Himalayas and its passes are high and snow covered in the winter. ये पार्ट जो है हिमालयस के, इससे पास हो रहे हैं और कवर्ड होते हैं स्नो से। The Karakoram highway via Gilgit is connected to Central Asia, but there was a little communication through this route. अब ये जो रूट है बाय गिलगिट कनेक्ट है, बट ये कहाँ से? सेंट्रल एशिया से, पर यहाँ इस रूट से कम्युनिकेशन कम होती है। द वैली ऑफ कश्मीर इज सराउंडेड बाय हाई माउंटेन्स। जो वैली है कश्मीर की, वो किससे कवर रहती है? माउंटेन से। However, it could be reached through several passes. इसका मतलब यहाँ से बहुत सारे passes जाते होंगे। The Kashmir Valley remains unique for its tradition and culture. जो कश्मीर की वैली है वो किसके लिए यूनिक मानी जाती है? उन ट्रेडिशन के लिए और कल्चर के लिए।
नेपाल इज ऑल्सो ए स्मॉल वैली अंडर द फुट ऑफ हिमालय। नेपाल जो है बड़ी छोटी वैली है इसके अंदर। नेपाल जो है हिमालय के फुट पे है और बहुत छोटी सी वैली है। एंड इट इज एक्सेसिबल फ्रॉम गैंजेटिक प्लेन्स थ्रू ए नंबर ऑफ पासेस। अब इनके पासेस कहाँ से ज्यादा एक्सेस होते हैं? इंडो गैंजेटिक प्लेन से। अब इन द ईस्ट इन द ईस्ट द हिमालयस एक्सटेंड अप टू असम। हिमालयस कहाँ से एक्सटेंड होते हैं? असम की ओर। द इम्पोर्टेंट माउंटेन्स, जो इम्पोर्टेंट माउंटेन्स है इस रीजन में, आर पटकोई, नागोई एंड लुशाई रेंजेस। अब जो इम्पोर्टेंट माउंटेन्स माउंटेन्स कौन कौन सी माउंटेन्स में कौन कौन सी रीजन्स है, रेंजेस है? पटकोई, नागोई एंड लुशाई। कौन कौन सी है? पटकोई, नागई एंड लुशाई। These hills are covered with thick forest due to heavy rains and mostly remain inhospitable. वो क्या है, इसमें ये कवर रहते हैं किससे? थिक फॉरेस्ट किससे कवर रहते हैं? हैवी रेन से। और मतलब यहाँ पे रहने का तरीका नहीं, मतलब लोग रहेंगे कैसे? इतनी ठंड पड़ती है यहाँ पे, माइनस में टेम्परेचर जा रहा है, बारिश हो रही है, घने जंगल है। The mountains of northeast India is difficult to cross many parts of this region and had remained in relative isolation. जो ये ना, मतलब नॉर्थ ईस्ट के जो ये यहाँ पे क्रॉसेस है ना, यहाँ पे रहना मुश्किल है। और ये ना मतलब अलग ही रहते हैं थ्रू आउट द इंडिया से। नेक्स्ट है द इंडो गैंजेटिक प्लेन। The Indo-Gangetic Plain is irrigated by three important rivers. तीन important rivers में है गंगा, इंडस एंड ब्रह्मपुत्र। कौन कौन सी तीन rivers है? गंगा, इंडस एंड ब्रह्मपुत्र। This vast plain is most fertile and the productive because of the alluvial soil brought by the streams through the streams of the rivers and its tributaries. अब ये जो तीन रिवर है ना, यहाँ पे कौन सी सॉइल होती है? एलुवियल सॉइल होती है। ये जो इनकी स्ट्रीम्स जो है ना, इनकी स्ट्रीम्स की वजह से क्या होता है, यहाँ की जो सॉइल है वो बड़ी अच्छी होती है, प्रोडक्टिव होती है। क्यों होती है? क्योंकि यहाँ पे स्ट्रीम्स है, रिवर्स है, इनकी डिस्ट्रीब्यूटरीज है, ट्रिब्यूटरीज है। The Indus River rises beyond the Himalayas and its major tributaries. अब इंडस की कौन कौन सी ट्रिब्यूटरीज है जो हिमालय? झेलम, चेनाब, रवि, सतलुज और ब्यास। कौन कौन सी है? झेलम, चेनाब, रावी, सतलुज एंड ब्यास। कौन कौन सी है? झेलम, चेनाब, रावी, सतलुज एंड ब्यास। झेलम, चेनाब, रावी, सतलुज एंड ब्यास। ठीक है। इंडस की कौन सी ट्रिब्यूटरीज है मेजर? झेलम, चेनाब, रावी, सतलुज और ब्यास। कौन कौन सी है? झेलम, चेनाब, रावी, सतलुज एंड ब्यास। द पंजाब प्लेन्स आर बेनिफिटेड बाय द इंडस रिवर सिस्टम। पंजाब की जो प्लेन्स है वो किसके लिए बेनिफिटेड है? इंडस रिवर सिस्टम के लिए। The literal meaning of the term Punjab is the land of five rivers. जो पंजाब है वो किससे लैंडेड है? 5 रिवर से। तो पंच मतलब 5। सिंध is situated at the lower of the valley of Indus. सिंध कहाँ पे है? इंडस वैली के, मतलब लोअर वैली ऑफ द इंडस, इंडस के लोअर साइड पे है। द इंडस प्लेन इज नोन फॉर इट्स फर्टाइल सॉइल। इंडस प्लेन किसके लिए जाना जाता है? फर्टाइल सॉइल। जाना ही जाएगा, 5 ट्रिब्यूटरीज है, झेलम, चेनाब, रावी, सतलुज एंड ब्यास। The Thar Desert and the Aravalli Hills are situated in between the Indus Gangetic Plain. और जो थार डेजर्ट है और इंडो गैंजेटिक प्लेन्स है वो कहाँ पे है? किसके उसमें है, किसके बीच में सिचुएटेड है? थार डेजर्ट एंड अरावली हिल्स इंडस और गैंजेटिक प्लेन्स के बीच में। माउंट आबू इज द हाईएस्ट पॉइंट इन द अरावली हिल्स। अरावली हिल्स का कौन सा वो हाईएस्ट पॉइंट है? माउंट आबू। कितना है?
5650 फीट। माउंट आबू किसका हाईएस्ट पॉइंट है? अरावली हिल्स का। द गैंजेटिक रिवर राइजेस इन द हिमालयस, फ्लोज साउथ एंड देन टुवर्ड्स द ईस्ट। जो ये गैंजेटिक वो है, द गंगा रिवर जो है वो कहाँ से राइज होती है? हिमालय से। और कहाँ को जाती है? फ्लोज साउथ, साउथ की तरफ जाती है एंड देन टुवर्ड्स द, फिर किसकी तरफ हो जाती है? ईस्ट की तरफ। नॉर्थ, साउथ, फिर ईस्ट। द रिवर यमुना फ्लोज ऑलमोस्ट पैरेलल टू गंगा। अब जो रिवर यमुना है वो किसके पैरेलल है? गंगा के। और बाद में दोनों क्या हो जाती है? ज्वाइन हो जाती है। द एरिया बिटवीन दीज टू रिवर इज कॉल्ड डोब। जो इन दोनों एरियाज के बीच में, दोनों रिवर्स के बीच में जो एरिया है उसे क्या कहते हैं? डोब। मीनिंग द लैंड बिटवीन टू रिवर्स, मतलब जो लैंड है उनके बीच के दो, डोब का मतलब क्या होता है? लैंड बिटवीन द टू रिवर्स। जो लैंड है दोनों रिवर्स के बीच में उसको कहते हैं डोब। द इम्पोर्टेंट ट्रिब्यूटरीज ऑफ गंगा। गंगा की इम्पोर्टेंट ट्रिब्यूटरीज कौन कौन सी है? गोमती, सूर्या, घाघरा एंड गंडक। कौन सी है गंगा की? गोमती, सूर्या, घाघरा एंड गंडक। और इंडस की? झेलम, रवि, यहाँ पे लिखा है झेलम, रवि, चेनाब, सतलुज एंड ब्यास। और गंगा की कौन कौन सी है? गोमती, सरायू, गागर एंड गंडक। गंगा की कौन सी? गोमती, सरायू, घाघर एंड गंडक। In the east of India, the Ganga plains merges into plains of Brahmaputra. अब ईस्ट में आते आते जो ईस्ट इंडिया में, वहां पे कौन सी मर्ज हो जाती है? ब्रह्मपुत्र। द रिवर ब्रह्मपुत्र बियॉन्ड द हिमालय। अब जो रिवर ब्रह्मपुत्र है कहाँ से आती है? पीछे से आती है, हिमालय के पीछे से, एंड फ्लो अक्रॉस द तिब्बत। और कहाँ तक जाती है? तिब्बत की तरफ जाती है। एंड देन कॉन्टिन्यूसली थ्रू द प्लेन्स ऑफ नॉर्थ ईस्ट इंडिया। और कॉन्टिन्यूसली कौन से प्लेन्स पे जाती है? नॉर्थ ईस्ट इंडिया की तरफ, प्लेन्स की तरफ जाती है। इट इज ए वास्ट, बहुत ज्यादा बड़ी है, बट ए स्लो मूविंग रिवर फ्रॉम सेवरल आइलैंड्स। और ये क्या है? एक स्लो मूविंग रिवर है। The Indo-Gangetic Plain has contributed to the rise of urban centers, particularly on the river or the confluence of river. The Harappan culture flourished in the Indus Valley. अब हड़प्पन कल्चर कहाँ फ्लरिश हुआ था? इंडस वैली में। और ये जो ये क्या करते हैं? इंडो गैंजेटिक प्लेन का इतना कंट्रीब्यूशन है कि यहाँ पे अर्बन सेंटर्स बनने लगे, बैंक्स, रिवर के बैंक्स के बाद। द वैदिक कल्चर प्रॉस्परड इन द वेस्टर्न गैंजेटिक प्लेन्स। अब जो वैदिक कल्चर है ये कहाँ पे आया था सबसे पहले? वेस्टर्न ऑफ गैंजेटिक प्लेन्स के। बनारस, इलाहाबाद, आगरा, दिल्ली एंड द पाटलिपुत्र are some of the important cities of Gangetic Plain. Gangetic Plain की कौन सी important कुछ cities कौन कौन सी हैं? बनारस, इलाहाबाद, आगरा, दिल्ली और पाटलिपुत्र। The city of Patliputra was situated at the confluence of Son River with the Ganges. अब जो पाटलिपुत्र सिटी है वो कहाँ पे है? सोन रिवर के पास। सोन रिवर के पास विद द गंगा, गंगा के साथ। इन द एंशिएंट पीरियड पाटलिपुत्र हैड रिमेन्ड द कैपिटल ऑफ मौर्यस, सुंगास, गुप्तास एंड अदर किंगडम्स। एंशिएंट पीरियड में पाटलिपुत्र किसकी कैपिटल रह चुकी है? मौर्यस की, सुंगास की, गुप्तास की और अदर किंगडम्स की। पाटलिपुत्र का किस किस की रह सकती कैपिटल? मौर्यस की, सुंगास की, गुप्तास की एंड अदर किंगडम्स, और दूसरे किंगडम्स की। द मोस्ट इम्पोर्टेंट सिटी ऑन द वेस्टर्न साइड ऑफ गैंजेटिक प्लेन इज दिल्ली। जो इम्पोर्टेंट सिटी है वो क्या है गैंजेटिक प्लेन की? दिल्ली। कौन सी है? गैंजेटिक प्लेन की वेस्टर्न साइड पे जो सिटी कौन सी इम्पोर्टेंट है वो है दिल्ली।
मोस्ट ऑफ द डिसाइसिव बैटल्स, सबसे ज्यादा बैटल्स इंडियन हिस्ट्री में कहाँ पे लड़ी गई है? कुरुक्षेत्र में, तराइन में, पानीपत, जो किसके पास है? दिल्ली के पास. ऑल्सो दिस प्लेन हैज had always been a source of temptation and attraction for the foreign invaders due to its fertility and productive health. अब जो ये प्लेन्स है ये किसके लिए टेम्पटेशन का काम करते हैं? अट्रैक्शन किसके लिए? फॉरेन इन्वेडर्स के लिए. क्यों? क्यों है? क्यों यहाँ पे आना चाहते हैं? क्योंकि यहाँ की फर्टिलिटी बहुत अच्छी है, प्रोडक्टिविटी बहुत अच्छी है. Important powers fought the possession of these plains and valleys. Important powers खेली जाती है, powers यहाँ पे लड़ी जाती है. और प्लेन्स के बारे में स्पेशली गंगा यमुना दो proved to be the most coveted and concentrated areas. ये जो डोब का है, ये बहुत important एरिया है. ठीक है. The river in this region served as arteries of commerce and communication. जो ये river है ये किसका काम करता है? Arteries of commerce का और communication का. यहाँ से सामान लिया जाता है, दिया जाता है, बाहर जाता था. हमारा क्या होता था? एक्सपोर्ट ज्यादा होता था. In ancient times it was difficult to make roads. रोड्स बनाना मुश्किल थे. So men and material were moved by boat. ये किसके थ्रू जाते थे? बोट के थ्रू. The important river for communication and continued till the date. आज भी बहुत important है. कब तक? till the days of कब तक इम्पोर्टेंस रही? आज भी पोर्ट्स है ना, तो कब तक इसकी ज्यादा इम्पोर्टेंस रही? ईस्ट इंडिया की कंपनी तक. अब हम कल पढ़ेंगे द साउदर्न पेनिनसुला के बारे में. साउदर्न पेनिनसुला क्या है? ठीक है. फिर इंडिया डाइवर्सिटी एंड लैंड के बारे में, और इस चैप्टर को हम कंप्लीट करेंगे. ठीक है. थैंक यू वेरी मच. आई होप आपको मेरा लेक्चर पसंद आया हो, और आपको कोई भी मुझे फीडबैक देना है आप मुझे दे सकते हैं. और ये वीडियो मैं बहुत लेट नाइट शूट कर रही हूँ, इसलिए मैं अभी पढ़ा नहीं पा रही हूँ. आई होप नेक्स्ट टाइम मैं इसे पूरा कंप्लीट कर लूँ, और एक लेक्चर में नहीं, एक लेक्चर में ही ट्राई करूँ पूरी वीडियो को एंड करने की. थैंक यू वेरी मच. बाय बाय. गुड नाइट. यूनिटी इन डाइवर्सिटी के बारे में, ये दो टॉपिक्स हमारे रह गए थे लास्ट टाइम, तो आज हम इसको कंप्लीट करेंगे. और आज करना ही है जैसे भी. और आई होप आपको अच्छा लगेगा. मतलब आपको अच्छा क्या, आपको समझ आएगी. इसमें अच्छा और बुरे वाली कोई बात ही नहीं है, समझ की बात है. आपको समझ आएगी दैट मीन्स आपको अच्छा लगा है. समझ नहीं आएगी तो that means कुछ तो मेरी कमी रही होगी. तो इंसान अपनी कमियों से ही सीखता है. तो आप मुझे जब तक बताओगे नहीं ना कि मेरी में कमी क्या है, तब तक मैं इसको इम्प्रूव नहीं कर पाऊंगी, और आपको अच्छा कंटेंट मिल नहीं पाएगा मेरी तरफ से जो मैं देना चाहती हूँ. तो लेट्स गेट स्टार्टेड. द साउदर्न पेनिनसुला. The Vindhya and the Satpura mountains, along with Narmada and the Tapi rivers, from the great dividing line between northern and southern India. अब कह रहा है जो विंध्या एंड सतपुरा जो माउंटेन्स हैं हमारे, वो किस, उनके साथ कौन सी रिवर्स चल रही है? नर्मदा एंड तापी. एक चीज क्लियर, विंध्या एंड सतपुरा इन द साउदर्न पेनिनसुला में आते हैं, साउदर्न इंडिया में आते हैं. नर्मदा एंड ताप्ती भी कहाँ पे होगी? साउदर्न इंडिया में होगी. ठीक है. यहाँ से क्लियर. कल को कोई क्वेश्चन आ जाए कहाँ पे फ्लो करती है, बेसिक सा क्वेश्चन पूछ लिया कि नॉर्थ में है, साउथ में है, वेस्ट में है, तो इसमें, तो यहाँ से याद रख लेना दिस इज इन द साउथ, साउदर्न इंडिया. एंड कौन से किसके साथ फ्लो कर रही है, कौन से माउंटेन्स में है? विंध्यास एंड सतपुरा. फ्रॉम द ग्रेट डिवाइडिंग लाइन बिटवीन द नॉर्दर्न एंड साउदर्न इंडिया. ये क्या काम कर रही है? डिवाइडिंग लाइन का काम कर रही है. किसमें? साउदर्न और नॉर्दर्न इंडिया में. द प्लेट्यू ऑफ द साउथ ऑफ द विंध्यास माउंटेन्स इज नोन एज डेक्कन प्लेट्यू. जो प्लेट्यू है साउथ का, जो विंध्या माउंटेन का है, उसे हम क्या कहते हैं? डेक्कन प्लेट्यू. ठीक है. इट कंसिस्ट ऑफ वॉल्केनिक. अब इसमें क्या क्या है? वॉल्केनिक रॉक है.
ठीक है, विच इज डिफरेंट फ्रॉम द नॉर्दर्न माउंटेन्स, जो किससे डिफरेंट है, बिल्कुल ही नॉर्दर्न माउंटेन से. As these rocks are easier to cut into, we find a number of rock cut monasteries, temples in the Deccan. अब ये जो रॉक्स है ना, ये बहुत इजी है काटने में, जितनी ये इजी है सॉरी उतना ही रॉक कट, जितनी ही ये इजी है काटने में, उतनी ज्यादा यहाँ पे हमें मोनेस्ट्रीज मिलेंगी, टेम्पल्स मिलेंगी डेक्कन में, क्योंकि इजी था ना काटना. अब एक हिमालय को काटना और एक विंध्याचल और सतपुरा को कट करना, रॉक कट करना, वो इजी था एज कम्पेयर टू हिमालय. तो यहाँ पे ज्यादा माउंटेन आपको मोनेस्ट्रीज और टेम्पल्स उस टाइप के मिलेंगे. The Deccan Plateau is flanked by the Eastern Ghats and the Western Ghats. क्या है? Flanked है. The Coromandel coast stands between the Eastern Ghats and the Bay of Bengal. Coromandel coast कहाँ पे है, किसके बीच में है? Between Eastern Ghats. Eastern Ghats एक साइड पे Eastern Ghat है, दूसरी साइड पे Bay of Bengal है. The Western Ghats runs along with the Arabian Sea. Western Ghat किसके साथ चलता है? Arabian Sea के साथ. And the land between those are known as Konkan up to Goa. इसे क्या कहते हैं? Konkan up to Goa and beyond as the Karna. इस उसके beyond, उसके पीछे क्या है? Karna. The southern part is known as the Malabar coast. Southern part को ही हम Malabar coast भी कहते हैं. The passes in the Western Ghats is like passes कौन से? Junar, Kenkri, Karle linked the trade routes to the western ports. ये क्या है? Trade route है कहाँ पे? Western port पे. The Deccan Plateau acted as a bridge between the North and South India. ये कैसा act करता है? एक bridge की तरह act करता है. Deccan Plateau is a bridge between northern and southern India. However, the dense forest in the Vindhyas mountains, बहुत घने जंगल है विंध्यास में, dense forest है, makes this region isolated from the north. हाँ, north से बिल्कुल अलग कर देता है, isolate कर देता है. The language and culture in the southern peninsula are preserved intact for a long time due to its geographical isolation. Geographical isolation की वजह से यहाँ का जो कल्चर है, लैंग्वेज है, यहाँ के तौर तरीके हैं, वो बहुत टाइम तक लोगों की मतलब प्रिजर्व होकर रहेंगे. इतने खुल के बाहर मैं कह सकती हूँ कि नहीं आए, क्योंकि अलग थे ना. साउथ में कुछ चल रहा है, नॉर्थ में कुछ कर रहा है. आज तो कनेक्टिविटी बहुत अच्छी हो गई है, पहले के टाइम पे कनेक्टिविटी नहीं थी अच्छी, तो लोगों को इतना पता भी नहीं था. इन द साउदर्न एंड रिमेन्स द फेमस पालघट पास. यहाँ पे एंड में क्या है? साउदर्न के एंड में पालघट पास है. इट इज द पैसेज अक्रॉस द घाट्स फ्रॉम कावेरी वैली टू मलाबार कोस्ट. ये क्या है? एक पैसेज है, ये एक रास्ता है. कहाँ कहाँ का है? कावेरी रिवर से मलाबार कोस्ट तक. द पालघट पास वॉज एन इम्पोर्टेंट ट्रेड रूट फॉर द इंडो रोमन ट्रेड इन एंशियंट टाइम. ये किसके लिए इम्पोर्टेंट है? इंडो रोमन, रोमन्स और इंडियन के बीच में जो ट्रेड था एंशियंट टाइम में, उसके लिए बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट था. द अनामुडाई इज द हाईएस्ट पीक इन द साउदर्न पेनिनसुला. अनामुडाई जो है वो क्या है? हाईएस्ट पीक है कहाँ पे? साउदर्न पेनिनसुला में. दोदा पीट इज द अनदर हाईएस्ट पीक इन द वेस्टर्न घाट. अनामुडाई साउदर्न पेनिनसुला एंड दोदा पीट कहाँ पे है? वेस्टर्न घाट्स पे है. द ईस्टर्न घाट्स आर नॉट वेरी high and have several openings caused by the eastward flow of the rivers into Bay of Bengal. जो ईस्टर्न घाट्स है ये ज्यादा हाई तो नहीं है, इनकी हाइट ज्यादा नहीं है, बट यहाँ पे बहुत सारी ओपनिंग है ईस्टवर्ड फ्लो ऑफ रिवर्स की वजह से. जो कहाँ पे जाती है? ईस्टवर्ड फ्लो ऑफ रिवर्स कहाँ पे जाएंगी? बे ऑफ बंगाल में. द पोर्ट सिटीज क्या है? अरिक्युमेडा, मलमपुरम, कावेरीपट्टनम वर सिचुएटेड ऑन द कोरामंडल कोस्ट. कोरामंडल कोस्ट पे ये सारी पोर्ट सिटीज है, अरिक्युमेडा, मालापुरम एंड कावेरी पट्टनम. The major rivers of the southern
पेनिनसुला आर मोस्टली रनिंग पैरेलल। जो साउदर्न पेनिनसुला है वो क्या मेजर जो इसकी रिवर्स है उसके पैरेलल है। महानदी इज एट द ईस्टर्न एंड ऑफ द पेनिनसुला। महानदी कहाँ पे लाई करती है? ईस्टर्न एंड ऑफ द पेनिनसुला में। नर्मदा एंड द ताप्ती रन फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट। नर्मदा और जो ताप्ती है वो कहाँ से रन करती है? ईस्ट टू वेस्ट। Other rivers like Godavari, Krishna, Tungabhadra and Kaveri flows from west to east. बाकी कहाँ पे करती है? वेस्ट टू ईस्ट में। और ताप्ती और नर्मदा कहाँ पे करती है? ईस्ट टू वेस्ट में। नर्मदा और ताप्ती उल्टी दिशा में जाती है, ईस्ट टू वेस्ट में जाती है। बाकी गोदावरी, कृष्णा, तुंगभद्रा और कावेरी कहाँ से जाती है? वेस्ट से ईस्ट की तरफ में। सिर्फ दो रिवर्स याद रखनी है जो उल्टी डायरेक्शंस में चलती है, मतलब ईस्ट टू वेस्ट चलती है। वो कौन सी है? नर्मदा एंड ताप्ती। These rivers make the plateau into a fertile rice producing soil. ये जो rivers हैं ये क्या करती है? प्लेट्यू को एक फर्टाइल राइस प्रोड्यूसिंग सॉइल बनाती है। इतनी फर्टाइल कर देती है कि यहाँ पे राइस की प्रोडक्शन ज्यादा होती है। जहाँ पे पानी ज्यादा होगा वहाँ पे राइस की प्रोडक्शन ज्यादा होगी और अच्छी होगी। Throughout the history, the region between Krishna and the Tungabhadra, Raichur Doab remained a bone of connection between the ये connection किसके बीच में बिठाता है? मेजर किंगडम्स ऑफ साउथ इंडिया। जो मेजर ये है किंगडम्स है साउथ इंडिया के, जो हम आगे भी पढ़ेंगे। आगे इनके किंगडम्स के बारे में भी आएगा, डोंट वरी। The deltic plains formed by these two rivers at their mouths became famous under a satvanas. ये क्या है? सतवाना इसके माउथ है। मेरा गला ना कुछ ज्यादा ही हो रहा है, मैं एनी हाउ इसको कंप्लीट करना है। A number of towns and ports flourished in these plains in the beginning of Christian era. ये जो है यहाँ पे कब फ्लरिश्ड हुए? जब क्रिश्चियन एरा की शुरुआत हुई थी। ठीक है। द कावेरी डेल्टा कंस्टिट्यूट ए डिस्टिंक्ट जियोग्राफिकल जोन इन द फार साउथ। ये जो कावेरी डेल्टा है ये क्या है? डिस्टिंक्ट है जियोग्राफिकल जोन के लिए, साउथ से बहुत मतलब बहुत दूर बोल सकते हैं। इट बिकेम द सीट ऑफ चोला पावर। ये किसके लिए डोमिनेंट, किसके लिए सीट प्रिजर्व करके पावर के में था इसमें? किंगडम चोला का। द कावेरी फेमस किसके लिए? रिच ट्रेडिशन, लैंग्वेज, कल्चर हैज फ्लरिश्ड फ्रॉम एंशिएंट टाइम्स। आज भी वहाँ पे बहुत फ्लरिश्ड कर रहा है। एज द साउदर्न पेनिनसुला इज गिफ्टेड विद ए लॉन्ग कोस्ट लाइन। साउदर्न पेनिनसुला हमें क्या गिफ्ट कर रहा है? लॉन्ग कोस्ट लाइन। द पीपल ऑफ दिस रीजन टुक ए कीन इंटरेस्ट इन मैरिटाइम एक्टिविटीज। अब पानी के पास है तो मैरिटाइम, पानी से रिलेटेड जो भी एक्टिविटीज होंगी उस पर इंटरेस्ट तो लेंगे ही। A great deal of trade and commerce went to three seaways from the earliest time. In the in the east, marines reached the countries like जावा, सुमात्रा, बर्मा एंड कंबोडिया। ये कहाँ तक की ईस्ट की जो रीच थी वो कहाँ तक थी? जावा, सुमात्रा, बर्मा एंड कंबोडिया। ये आप मुझे बताओगे आज इनके मॉडर्न नेम्स क्या है कमेंट सेक्शन में। Apart from trade, they spread Indian art, religion and culture in these parts of the world. अब यहाँ पे जो ये इंडियन आर्ट है, रिलीजन है, जो कल्चर है, यहाँ पे प्रमोट करेंगे। The commercial contacts between South India and the Greco-Roman कंट्रीज, जो ये कमर्शियल कॉन्टेक्ट थे साउथ इंडिया के, कहाँ कहाँ तक के थे? ग्रीसो रोमन, मतलब ग्रीस और रोमन कंट्रीज में फ्लरिश करते थे देयर कल्चरल रिलेशंस के साथ। अब आ गया इंडिया ए लैंड ऑफ यूनिटी इन डाइवर्सिटी। इंडिया ऑफ लैंड एंड यूनिटी एंड डाइवर्सिटी के बारे में। द हिस्ट्री ऑफ एंशिएंट इंडिया इज इंटरेस्टिंग। अब बहुत इंटरेस्टिंग है बिकॉज इंडिया प्रूव टू बी ए मेल्टिंग पॉइंट ऑफ न्यूमरस रेसेस। यहाँ पे बहुत सारी रेसेस रहती है, बहुत सारी अलग अलग टाइप के लोग रहते हैं, बहुत डाइवर्सिटी है, फिर भी हमारे अंदर यूनिटी है। द प्री आर्यंस, द इंडो आर्यंस, प्री आर्यंस है, ग्रीक्स है, इंडो आर्यंस है,
सियाचिन्स हैं, हुनास है, तुर्क्स है, एक्सेट्रा और भी बहुत सारे हैं। मेड इंडिया देयर होम, इन्होंने इंडिया को क्या बनाया? अपना घर। Each ethnic group contributed its might to be the making of Indian culture. ये क्या करता था? माइट क्या बनाता था? इंडियन कल्चर को। All these people mixed up so inextricably with one another that at present none of them can be identified from in original form. ये इतने मिक्सअप हो गए, इतने अच्छे से मिक्सअप हो गए कि आप इनको अलग ही नहीं कर पाए इंडियन कल्चर और इनके ओरिजिनल फॉर्म से। डिफरेंट कल्चर मिंगल्ड विद वन अनदर थ्रू द एजेस। जैसे जैसे एज बढ़ती गई, जो डिफरेंट कल्चर्स था, डिफरेंट चीजें थी, वो एक दूसरे के साथ मिक्स होती गई और आज बहुत प्यारा लगता है हर चीज में। मैनी प्री आर्यन द्रविडियन टर्म्स अकर इन वैदिक टेक्स्ट। हम वैदिक टेक्स्ट में प्री आर्यन और द्रविडियन के बारे में पढ़ते हैं। Similarly, many Pali and Sanskrit terms appear in the Sangam literature. अब संगम लिटरेचर में हमें क्या मिलता है? पाली एंड संस्कृत के बारे में, ये इन लैंग्वेजेस के बारे में मिलता है। Since ancient times, India has been the land of several religions. इंडिया हमेशा ही बहुत सारे religions का लैंड रहा है। एंशियंट इंडिया विटनेस द बर्थ ऑफ हिंदू। अब एंशियंट इंडिया किसका बर्थ है? हिंदुइज्म का, जैनिज्म का और बुद्धिज्म का। बट ऑल दिस कल्चर्स एंड रिलीजन्स इंटरमिंगल्ड विद ईच अदर। ये सारे कल्चर्स और जो रिलीजन्स है वो क्या है? इंटरमिंगल्ड है एक दूसरे के साथ। ऑल द इंडियन पीपल स्पीक डिफरेंट लैंग्वेजेस, प्रैक्टिस डिफरेंट रिलीजन्स एंड ऑब्जर्व डिफरेंट सोशल कस्टम्स। हर कोई अपना अपना डिफरेंट रिलीजन फॉलो कर रहा है, डिफरेंट सोशल नॉर्म्स फॉलो कर रहा है, उनके कस्टम्स अलग हैं। दे फॉलो सर्टेन लाइक जे के। आप जे में कौन कौन सा कल्चर देखोगे? कश्मीरी कल्चर है, ठीक है, डोगरा कल्चर है, सिख कल्चर है, मुस्लिम कल्चर है, ये यहाँ के डोमिनेंट कल्चर्स हैं, ठीक है। ये आप तो देखोगे ही देखोगे यहाँ पे। सो सॉरी, मेरा गला ना कुछ ज्यादा ही मेरे को पेन कर रहा है, बट कुछ तो आज बनानी थी मुझे वीडियो, तो इसीलिए मैंने कैसे भी करके बनाऊंगी तो ये सोच रखा था। In fact, the ancient stoves of unity, they looked upon this vast subcontinent as one land. ये जो कॉन्टिनेंट है इसे कैसे देखा जाता है? एक लैंड की तरह। The name भारतवर्ष, अब भारतवर्ष और the land of भारत was given to the whole country. भारतवर्ष जो नाम था वो किसको दिया गया? पूरी कंट्री को नाम दिया गया। आफ्टर द नेम ऑफ एंशियंट ट्राइब कॉल्ड द भारतास। इसको बाद एंशियंट ट्राइब्स जो क्या कहने लगे? भारत। अवर एंशियंट पोइट्स, फिलोसोफर्स एंड राइटर्स व्यूड द कंट्री एज ए इंटेग्रल यूनिट। इसे एक ही इंटीग्रेटेड यूनिट माना गया। This kind of political unity and attained at least twice during the Mauryan and गुप्ता एम्पायर। ये जो पॉलिटिकल यूनिटी है ये हमें दो बार मिली, कब? स्पेशली मौर्यन एंड गुप्ता पीरियड पे। द यूनिटी ऑफ इंडिया वाज रिकॉग्नाइज्ड बाय फॉरेनर्स। ये यूनिटी किसने रिकॉग्नाइज की थी? फॉरेनर्स ने। जैसे अरब से आते थे, फिर हमारे ब्रिटिश आए हैं, जो भी आउटसाइड इंडिया है वो फॉरेनर्स में काउंट होता है। The first came into contact with the people of living on the सिंधु। पहली कहाँ से किसके कांटेक्ट में? सिंधु पे जो लोग रहते थे या इंडस रिवर के पास जो लोग रहते थे, तो वहां से नाम पड़ा पूरी कंट्री का। They named the whole country after this river. The word Hind is derived from the Sanskrit, जिसका नाम क्या था? सिंधु। And in course of time of country came to be known as India in Greek. India कहाँ बोला जाता था? ग्रीक में। And Hind in Persian, हिंद में हिंद कहाँ पे बोला जाता? पर्शियन और अरेबिक लैंग्वेजेस में। Efforts for the linguistic and cultural unity of country were made through the ages. बहुत
सालों से ये कल्चर और लिंग्विस्टिक एफर्ट्स हमारी कंट्री में लगते रहे हैं। इन द 3rd century BC, a Parkit Parakit language served as a lingua franca of the country. Lingua franca मतलब ये लैंग्वेज यहाँ पे डोमिनेंट थी, यहाँ पे ये लैंग्वेज चलने लगी। Throughout the major portion of India, Ashoka inscriptions were in the Parkit language. Ashoka inscriptions किसमें लिखे गए हैं? Parakit language में. Also, the ancient epics Ramayana, Mahabharata were studied in the same zeal and devotion throughout the country. पूरी जी जान से ये हमारे जो एंशियंट होली बुक्स हैं, जो हमारी एपिक्स हैं, वो लोग पढ़ते थे, आज भी पढ़ते हैं। ओरिजिनली कंपोज्ड किस लैंग्वेज में हुए थे? संस्कृत। फिर ये किस में अब तो हर एक लैंग्वेज में, आप इंग्लिश में, जर्मन में, किसी भी लैंग्वेज में ये बुक्स पढ़ सकते हो। Although the Indian culture and values and ideas were expressed in different forms, the substances remained throughout the country. जो ये सबस्टांस है, ये क्या रहेंगे? थ्रू आउट द कंट्री रहेंगे। कल्चर, वैल्यूज, जो आइडियाज है, ये एक्सप्रेस तो हम डिफरेंटली करते हैं, बट चलते ये कहाँ पे? पूरे थ्रू आउट द कंट्री इनकी बहुत ज्यादा वैल्यू है। हेंस इंडिया हैज इमर्ज्ड ए मल्टी रिलीजियस एंड मल्टी कल्चरल सोसाइटी। इंडिया क्या है? एक इमर्ज्ड कैसे होता है? मल्टी कल्चरल एंड सोसाइटी के हिसाब से, मल्टी कल्चरल एंड मल्टी रिलीजियस के हिसाब से। However, the underlying unity and integrity and the plural character of Indian society remain the real strength for the development of the country. ये जो यूनिटी एंड इंटीग्रिटी है, ये क्या शो करती है? मतलब प्लुरैलिटी ऑफ द करेक्टर, इतना वास्ट करेक्टर होना, और ये हमारी जो है ये रियल स्ट्रेंथ है। इतनी डाइवर्सिटी होने के बाद भी इतनी यूनिटी इंटीग्रिटी होना, ये रियल स्ट्रेंथ है हमारी कंट्री की डेवलपमेंट के लिए। लर्निंग आउटकम्स में क्या है? जियोग्राफिकल फीचर्स ऑफ इंडिया, डिटेल्स ऑफ हिमालयन पासेस वगैरह के बारे में, इंडो गंजेटिक के बारे में, द साउदर्न पेनिनसुला, लॉन्ग कोस्ट विच कंट्रीब्यूट टू ए लॉट of maritime activities, how emerged a multicultural society in the same and successfully sustained over the centuries के बारे में। Questions. Choose the correct. ये सारे आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओगे आंसर्स, मैं रीड आउट कर दूंगी, क्योंकि ये आंसर्स जो हैं, ये क्वेश्चंस कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आ सकते हैं, पूछ सकते हैं, ठीक है। एलेक्जेंडर ऑफ मैसिडोना केम टू इंडिया थ्रू, कहाँ से आया था? डेक्कन से आया था, काराकोरम से आया था, स्वात वैली से आया था, या अरावली से आया था? द रीजन ऑफ बिटवीन टू रिवर्स इज कॉल्ड प्लेट्यू है, पेनिनसुला है, डोब है, या पीक कहते हैं। द रिवर गंगा कहाँ से आती है? राइज कहाँ से होती है? उस जगह का नाम लिखो। द हाईएस्ट पीक ऑफ द साउदर्न पेनिनसुला, हाईएस्ट पीक क्या है साउदर्न पेनिनसुला की? आज ही डिस्कस किया है। माउंट एवरेस्ट कहाँ पे है? माउंट आबू कहाँ पे है? दोबा पीटा कहाँ पे? गॉडविन ऑस्टविन कहाँ पे है? ये इसके साथ मैच करना है। फाइंड आउट द करेक्ट वन स्टेटमेंट इज अलोन राइट। नर्मदा river runs from east to west. Kaveri river runs from south to north. Yamuna river merge with Tapti. Mahanadi river irrigates the Punjab रीजन। महानदी क्या पंजाब रीजन को इरिगेट करती है? हमने पूरा चैप्टर पढ़ा है। ये मॉडल क्वेश्चन आप अटेम्प्ट करोगे ना, मैं तो बता ही दूंगी आंसर, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट मैं चाहती हूँ आप अटेम्प्ट करो। आप इस क्वेश्चन के आंसर्स मुझे कमेंट सेक्शन में दो, कोई बात नहीं, गलत होंगे तो क्या हो गया, सही कर लेंगे ना। सही तो तभी होंगे ना जब हम कुछ गलत करेंगे, कुछ गलत ही नहीं करेंगे तो सही भी कहाँ से होंगे, ठीक है ना। तो इसलिए पहले गलत करो, सही खुद ब खुद हो जाएंगे। और ये क्वेश्चंस आपको घुमा फिरा के पूछ सकते हैं with options. State whether the true or false. The city of Patliputra was situated on the confluence of Gangas and with the Brahmaputras.
The long coastline in the southern peninsula contribute the growth of maritime trade के बारे में। पालघाट पास्ट कहाँ पे है, वेस्टर्न घाट्स में है कि नहीं है, मल्टी कल्चरल सोसाइटी है इंडिया की कि नहीं है। शॉर्ट्स नोट 3 पॉइंट्स लिखो। हिमालयन माउंटेन्स पे, डेक्कन प्लेटू पे, रिवर ऑफ साउदर्न पेनिनसुला, मल्टीकल्चरल सोसाइटी। 3 लिखोगे तो आपको हर चीज अच्छे से रिवाइज हो जाएगी। 3 लिखोगे उसको एक्सप्लेन कर देना थोड़ा थोड़ा। Answer briefly 100 words. Write a note on the impact of Indo-Gangetic Plains on the history of India. Indo-Gangetic Plains पे 100 words पे लिखो। Briefly describe the geography of South India. Describe करो साउथ इंडिया की geography कैसी है। Detailed answers. Access the impact of geography on the history of India. India is a land of unity and diversity. Elucidate. 200 वर्ड्स ज्यादा नहीं है, पूरा चैप्टर पढ़ा है। एक बार ये वीडियो देखना, उसके बाद लिखना। लिखोगे तो चीजें अच्छे से और रिटेन होंगी। आई होप आपको मेरा लेक्चर पसंद आया हो। थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट जो हम पढ़ेंगे वो चैप्टर का नाम है प्री हिस्टोरिक इंडिया एंड द हड़प्पन कल्चर। अब हम पढ़ेंगे हड़प्पन कल्चर के बारे में। बहुत गंद मचा दिया यार, सॉरी। हड़प्पन कल्चर के बारे में नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा पढ़ेंगे। और मैं चाहती कि मैं फटाफट ठीक हो जाऊँ और ये जो काम वगैरह निकल जाए मेरा। थैंक यू वेरी मच। आई होप आपको पसंद आया हो। बाय बाय, टेक केयर। और हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में जहाँ पे हम हड़प्पन कल्चर के बारे में पढ़ेंगे। और हैप्पी न्यू ईयर वंस अगेन। आप अच्छे से ग्रो करो। इस साल जो पिछले साल गलतियाँ की हैं उनको रिपीट ना करो और अपनी पढ़ाई अच्छे से करो। जो भी पढ़ रहे हो आपको उसमें सक्सेसफुल मिले, सबको सक्सेस मिले। एंड थैंक यू वेरी मच। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।